द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। हम राणा के वंशज हैं, फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है द एग्जाम के ऊपर। मैं मोहम्मद साहिल, आप सभी का फिजिक्स मेंटोर। तो आज की इस क्लास में हम लोग डेरिवेशन सीखने वाले हैं, क्लास 12 फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हीं को इस लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। ये क्लास हमारे लिए प्योर हिंदी मीडियम की होने वाली है। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो एक दिन का इंतजार करेंगे, उनके लिए मैं इंग्लिश मीडियम में भी इस कंटेंट को बनाने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा समझते हैं आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम कैसे होता है। आपका ये एग्जाम होता है 70 मार्क्स का आपका एग्जाम है। ठीक है, 70 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है फिजिक्स का, जिसमें से आपके 6 एमसीक्यूज होते हैं। आपके 6 क्या होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। और आपके फिर 6 मार्क्स 6 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क वाले। एमसीक्यूज को छोड़ के भी 1 मार्क के 6 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और हमें इनसे मतलब अभी नहीं है। हमारे पास 4 मार्क्स में कुछ क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स में भी कुछ क्वेश्चन होते हैं और हमारे पास 5 मार्क्स में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जो आपका सिलेबस है, सिलेबस तो आपका फिजिक्स का बहुत ज्यादा है। उस सिलेबस के हिसाब से आपका जो फिजिक्स पेपर है उसमें से आपके लगभग 3 से 4 डेरिवेशन आएंगे। 3 से 4 डेरिवेशन आने वाले हैं। लगभग ये आपका कंटेंट करेगा 20 मार्क्स। लगभग ये आपका 20 नंबर कंटेंट करने वाला डेरिवेशन को। तो वही मैं बोल रहा हूँ, डेरिवेशन को नहीं छोड़ सकते। अगर डेरिवेशन छोड़कर जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बुरी बात हो जाएगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और हम वन वन करके सभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर 1 से। जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो चैप्टर 1 का जो सबसे पहला टॉपिक है कूलाम लॉ। कूलाम लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कूलाम का कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है? बेसिकली दो बलों के बीच का क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। मतलब क्या है, सॉरी, दो आवेशों के बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। मान लो एक हमारे पास Q1 आवेश है और एक हमारे पास Q2 आवेश है। अगर ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर r दूरी पर रखे हुए हैं तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है। अगर ये दोनों एक समान चार्ज होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों असमान आवेश होंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो वही कूलाम ने बताया कि कूलाम ने कहा कि जो ये बल है दो बिंदु आवेशों के बीच लगता है। बेसिकली जो आवेश है, यह आवेश मेरे पास कैसे होना चाहिए, बिंदु आवेश। ये आवेश आपके कैसे होंगे, बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखते कूलाम ने क्या बोला। कूलाम ने कहा, कूलाम के अनुसार, आप अपनी कॉपी में हिंदी लिखिए, कैसे लिखेंगे हिंदी लिखना। कूलाम के नियम अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तथा बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तथा बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो उन्होंने कहा कि जो F बराबर होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा Q1 Q2 होगा। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होगा और हमारे पास जो F है प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। अगर हम इन दोनों को आपस में मिला लेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में r²। Q1 Q2 अपॉन में क्या होगा, r² होगा। अब F अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है k Q1 Q2 बटे में r², k Q1 Q2 अपॉन r²।
जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक k की वैल्यू आती है। k की वैल्यू हमारे पास बेसिकली आती है k इज इक्वल टू होता है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। लेकिन इस k का मान हमने निकाला था 1/4 बाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकाला है। ठीक है, तो इस वाले k की वैल्यू बेसिकली क्या होगी, f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, उसकी वैल्यू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है ये आपकी क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, ये निर्वात की क्या है, वैद्युतशीलता है। आई बात समझने की नहीं। अब देखो कूलम्ब्स का जो नियम है कभी कभी आ जाता है, लेकिन इसका वेक्टर फॉर्म आने की बहुत ज्यादा इस बार चांसेस हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ वेक्टर फॉर्म, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट का बाप है इस बार। ठीक है, चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं आगे। तो ये हमारा टॉपिक क्या है, कूलम्ब के नियम का कूलम्ब के नियम का वेक्टर रूप, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सदिश रूप बोलते हैं। ठीक है, देखो बेसिकली है क्या, मान लो दो आवेश हैं, एक आवेश क्या बेसिकली है q1 है, एक आवेश बेसिकली क्या है q2 है। ठीक है, मान लो दोनों हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मान लो यहाँ पर दोनों बेसिकली आपके क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच की दूरी हमारे पास बेसिकली क्या है, r है। अब क्या होगा, q1 जो होगा q2 पर बल लगाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास q1 q2 पर बल लगाएगा तो हमारे पास ये बल क्या होगा, सॉरी F21, यानी कि हमारे पास आवेश 2 पर बल लग रहा है और आवेश 1 के कारण। ऐसे इसको पढ़ते हैं, F21 का मतलब है फोर्स ऑन 2, यानी कि दूसरे आवेश पर बल किसके कारण, पहले आवेश के कारण। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास Q1 भी क्या करेगा, Q2 क्या करेगा, Q1 पर बल लगाएगा, Q2 क्या करेगा, Q1 पर बल लगाएगा, Q1 पर बल क्या होगा दोस्त मेरे, F12 क्या होगा दोस्त मेरे, F12 हो जाएगा। ठीक है, जब मैं यहां से वहां जाऊंगा तो ये बेसिकली आपका क्या होगा, इसको मैं मान लेता हूं R1, इसको मैं मान लेता हूं इसको मान लेता हूं मैं R2 की ओर जाऊंगा तो क्या होगा, R2 होगा, और मैं R1 की ओर आया हूं तो बेसिकली क्या होगा आपका R1 होगा। इसको हम बेसिकली कह सकते हैं R1 माइनस R2 कह सकते हैं। आगे बात समझने के लिए फिर से एक बार देखते हैं, हमारे पास दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 है और एक आवेश क्या है Q2 है, उनके बीच की दूरी कितनी है, R है। Q1 आवेश Q2 पर बल लगाएगा तो Q2 पर बल को क्या लिखते हैं, F21, दूसरे आवेश पर बल किसके कारण, पहले के कारण। ऐसे यहाँ पर पहले आवेश पर बल दूसरे के कारण। अब यहाँ पर लिखने वाले हैं F12 के बारे में। ठीक है, तो F12 बराबर क्या होगा के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। मैंने यहाँ पर मॉड लगाया क्योंकि दूरी कभी माइनस पे नहीं हो सकती है। ठीक है, R स्क्वायर। और यहाँ पर अभी अगर मैं इसके ऊपर वेक्टर लगाऊंगा तो हमें यहाँ पर कोई एक चीज वेक्टर के फॉर्म में लिखनी चाहिए।
क्या आवेश वेक्टर होता है सर? नहीं होता है। दूरी वेक्टर नहीं होती है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो यहाँ पर मैं जो r में लिया गया वो F12 में कहां से आऊंगा? 2 से 1 पर आऊंगा। तो r1 माइनस क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। r1 से लेकर r2 के बीच की दूरी क्या होगी? r1 माइनस r2 होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? r1 माइनस r2 का क्या लिख देंगे? इसको केप लिख देंगे। सर केप क्यों लिखा? क्योंकि हम यहाँ पर लिखते हैं एकांक सदिश को। क्या लिखते हैं दोस्त मेरे? एकांक सदिश को। आपने पढ़ा होगा क्लास 11 के अंदर वेक्टर फॉर्म में, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है। जब हमें वेक्टर लगाना हो तो उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? उसके एकांक सदिश के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पर आपने एक चीज पढ़ी होगी, ए वेक्टर बराबर, अगर ए के बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या होता है दोस्त मेरे? ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो इस वाले केप को इसके हिसाब से क्या लिख सकता हूं? देखो मेरे दोस्त, मैं इसके हिसाब से इसको लिख सकता हूं कि Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R स्क्वायर। इसको भी लिख सकता हूं क्या? R1 इंटू R1 माइनस R2, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन में R1 माइनस R2 का क्या लिखेंगे? इसको मॉड लिखेंगे। अच्छा, जो R1 माइनस R2 किसके इक्वल है? R के इक्वल। तो मैं इसको किसके इक्वल कह सकता हूं कि R1 माइनस R2 बेसिकली किसके इक्वल होगा? आपका मॉड ऑफ R के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा दोस्त मेरे? R1 माइनस R2 किसके इक्वल होगा? मॉड ऑफ R के इक्वल होगा। तो जहां पर ये है वहां पर क्या लिखेंगे? F वेक्टर 1 2 बराबर के Q1 Q2, यहां पर आपका क्या आएगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ R स्क्वायर। हाँ, मॉड ऑफ R स्क्वायर, यहां पर आपका क्या होगा? मॉड ऑफ R होगा। मॉड ऑफ R स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ R कितना होगा दोस्त मेरे? सर मॉड ऑफ R इनटू मॉड ऑफ R जो होगा वो कितना हो जाएगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ R का क्यूब। क्योंकि यहाँ पर पहले से पावर 2 है, यहाँ पर पावर कितनी है? 1 है, तो पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यही आपका क्या है? कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी लेकर कह सकता हूँ ये सवाल आपके एग्जाम में 200% आएगा। एक बार इस सवाल को फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कूलॉम का वेक्टर रूल क्या है? अगर हमारे पास दो आवेश है तो उनके दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है। अब ये आकर्षण बल प्रतिकर्षण हो सकता है या तो आकर्षण का हो सकता है। आकर्षण का कब होता है? जब हमारे पास आवेश जो होंगे विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षण का बल होगा। अगर समान आवेश होंगे तो क्या होंगे? प्रतिकर्षण का बल होगा। तो Q1 Q2 हमारे पास दो समान आवेश हैं और इनके बीच की दूरी हमारे पास क्या है? R1 है। क्या है? सॉरी, मेरे पास R है। जब Q1 Q2 पर बल लगाएगा तो उसे हम लोग क्या लिखेंगे? F21, क्योंकि हमारे पास दूसरे आवेश पर बल लग रहा है। किसके कारण? आवेश एक के कारण। वैसे यहाँ पर उल्टा करो, हमारे पास आवेश बल पर लग रहा है बल किसके कारण? आवेश 2 के कारण। ठीक है, अब मैं जब यहां से यहां जाऊंगा तो मैं पहुंचा कहां पर? Q2 पर। तो इसे हमने क्या लिख लिया? R2 पर। जब मैं यहां से यहां आऊंगा तो पहुंचा कहां में? R1 Q1 पर। तो इसे मैंने क्या लिख लिया? R1। तो जब मैं यहां से यहां आऊंगा तो ये मेरा क्या फाइनल है, ये हमारा क्या है? इनिशियल है। तो फाइनल माइनस मैंने क्या कर दिया? इनिशियल कर दिया। अब मैंने यहां पर लिखा किस फॉर्म में? मैंने यहां पर लिखा है कूलॉम के नियम से। यहां पर मैंने लिखा है कूलॉम के नियम से। तो F बराबर क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या कर दिया? इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एकांक सदिश से मल्टीप्लाई कर दी, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब मैंने कहा कि फिजिक्स के अंदर A के बराबर A वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ A वेक्टर होता है। यहाँ से A के रिप्लेस पे मैंने क्या लिखा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन में इसका मॉड क्या होगा? R1 माइनस R2 का मॉड हो जाएगा।
अब हमने कहा जो R1 माइनस R2 है इसकी वो किसके इक्वल है, R के ही इक्वल है, तो ये हमने क्या लिख लिया, इसको R लिख लिया। इसको हमने क्या लिखा R। अब यहाँ पर मॉड ऑफ R स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ R कितना होगा, मॉड ऑफ R का क्यूब। आई होप आपको सवाल समझ में आ चुका है। अब बढ़ते आगे के रूप में, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप आपको समझ में आ चुका है। आपको कुछ चीजें नहीं दिख रही, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए खेद है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आपको डायग्राम नहीं दिख रहा था, उसको एक बार देखो फटाफट। हमने यहाँ पर ये लिखा था, ये दो चार्ज है Q1 Q2, फिर से नहीं दिखेगा क्या, Q1 है Q2 है। यहाँ पर बल क्या लगेगा F21, यहाँ पर हमने लिखा था F12। ये आपका क्या है R है, ये आपका क्या है। जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो क्या होगा R2 होगा, जब मैं यहाँ से यहाँ आऊंगा तो क्या होगा R1 होगा। बाकी आपको चीजें समझ में आ चुकी थी, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब फटाफट मैं पढ़ लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला, जिससे आपको एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए पढ़ा, तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। चलिए बेसिकली क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, क्या होता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी धन आवेश को लाने पर प्रतिकर्षण, किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, यानी कि धन परीक्षण आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे उस आवेश का क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए मतलब क्या, मान लो हमारे पास कोई आवेश Q है, प्लस Q है, ठीक है। इसकी हम देखना, इससे हम P डिस्टेंस, इसकी हम R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात करना चाहते हैं। एक आवेश हमारे पास प्लस Q है, इसकी हम पॉइंट P पर क्या देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र कितना है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट P पर हम एक धन परीक्षण आवेश Q0 को रखेंगे। क्या रखेंगे, Q0 को रखेंगे। अब देखेंगे कि जो हमारे पास Q0 है उस पर प्लस Q आवेश कितना बल लगा रहा है, क्या कर रहा है, प्लस Q आवेश उस पर कितना बल लगा रहा है। तो हमारे पास अच्छा हाँ बल कितना लगा रहा है, तो आपका F बराबर बल क्या लगेगा, Q0 पर बल, Q0 पर बल। तो बल बताओ क्या होगा, F बराबर K Q0 अपॉन में R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, क्या होगा इक्वेशन नंबर 1। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश के मान से भाग करेंगे। क्या करेंगे, यानी कि दोनों आवेशों की दर पर क्या होते हैं, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी के ऊपर। F बराबर कितना है, F बराबर KQ1 Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या आएगा, Q0 अपॉन R स्क्वायर, और अपॉन में क्या बेसिकली होगा, Q0 होगा। Q0 कहां पहुंच जाएगा, इसके पास, क्योंकि हमने आपको फ्रैक्शन वाली चीजें पढ़ा चुका है। तो यहां पर बताओ क्या होगा, Q0 अपॉन R स्क्वायर इनटू Q0, Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो E बराबर कितना आपका आ गया, KQ R स्क्वायर। यही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है,
आपके एग्जाम में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की क्या आती है, विशेषताएं भी आती हैं, आपको उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ। आज का लेक्चर केवल डेरिवेशन के ऊपर है, जो आपकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 2 मार्क्स 5 मार्क्स इसमें भी आते हैं, आपको सारे करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे रखते हैं। आप पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकालने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में मिनिमम 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आ ही जाता है, बहुत आसान सा है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आप चीजों को सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे देखेंगे। मान लो हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव बनता कैसे है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, बट दोनों का आवेश क्या हो, समान हो। एक हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, एक हमारे पास माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी बेसिकली कितनी है, 2L है। क्या है, बेसिकली 2L है। और इसका मध्य बिंदु बेसिकली हमने क्या मान लिया, O मान लिया। इसका मध्य बिंदु क्या है, O है। मध्य बिंदु से हमारे पास कुछ दूरी पर, R दूरी पर, मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु है। मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, बेसिकली P है। इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर की ओर होता है। सर कहाँ होता है, सर बाहर की ओर होता है। सर कहाँ होता है, सर बाहर की ओर होता है। ये हमारे पास E1 वेक्टर मान लेता हूं। ठीक है, और हमारे पास नेगेटिव क्यू के कारण हमारे पास वैद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, सर अंदर की ओर होता है। माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, सर अंदर की ओर होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो गया, E2 वेक्टर हो गया। अब हमारे पास E1 वेक्टर ऊपर, E2 वेक्टर नीचे। अब मैं इसका रिजल्टेंट निकाल ही नहीं पा रहा हूं कि हमारे पास बेसिकली वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो यहाँ पर हम लोग इसके करने वाले हैं कंपोनेंट। अगर मान लो इस एंगल को मैंने कितना मान लिया है, सर थीटा मान लो, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा दोस्त मेरे, थीटा सर होगा, क्योंकि हमने इसके समानांतर एक लाइन खींची। अगर ये थीटा तो ये भी कितना होगा, सर थीटा होगा, बिकॉज़ ये लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल से ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये थीटा होगा। अब मैं अगर इसके फैक्टर करूं, ठीक है, अगर ये थीटा है, अच्छा ये थीटा हमारे पास है, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये वाला तो मेरे पास होगा E2 cos थीटा। बेसिकली क्या होगा आपका E2 cos थीटा। अब ये E2 cos थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, E2 sin थीटा हो जाएगा, E2 sin थीटा हो जाएगा। अब देखो फिर से एक बार, अगर मैं ये भी क्या होगा आपका, देखो ये आपका E1 वेक्टर है, तो इस डायरेक्शन में आपका क्या होगा, E1 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या बेसिकली होगा, क्योंकि थीटा के साथ वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, आपका थीटा हमें भी थीटा है, तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो थीटा के साथ वाली साइड क्या होती है, थीटा के साथ वाली साइड क्या होती है, E1 cos थीटा, और थीटा के बिना वाली साइड क्या होती है, E1 sin थीटा। अब देखो सर
देखो हमारे पास दोनों आवेश जो है क्या है, समान है। अगर दोनों आवेश समान होंगे, अगर दोनों आवेश समान होंगे तो हमारे पास ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या होंगे, सब कट जाएंगे। क्योंकि एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लग रही है सर, नीचे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लग रही है सर, ऊपर लग रही है। तो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वो क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको। एक हमारे पास वैद्युत विद्युत था, प्लस q और माइनस q, इनके बीच की दूरी कितनी है, 12 है। उसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस बिंदु P पर हम लोग क्या निकालने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब हमने प्लस q चार्ज के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी, वो कहां थी, बाहर की ओर होती है। और नेगेटिव q आवेश के कारण हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां होती है, अंदर होती है। तो मेरे पास क्या हो गया, E2 मान लो। अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा मान लो तो एंगल हमारे पास कितना होगा सर, थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी सर कितना हो गया सर, थीटा। क्योंकि हमने इसके पैरेलल लाइन एक ऊपर खींची थी, तो ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा। यानी कि समांतर रेखाओं की प्रॉपर्टी से ये थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। देखो हमारे पास थीटा और वेक्टर के बीच, अगर हमारे पास थीटा वेक्टर के बीच में है तो जो थीटा और वेक्टर के बीच की एक साइड को हम लोग किससे लिखते हैं, cos थीटा से, और बाकी वाली साइड को किससे लिखते हैं, sin थीटा से। फिर से एक बार देखो, ये हमारे पास थीटा है, ये हमारे पास दो वेक्टर, यहां पर r वेक्टर थीटा है। तो ये अगर ये मेरे पास r वेक्टर है तो ये हमारे पास क्या होगा, r cos थीटा होगा। ये थीटा के साथ वाली साइड क्या होगी, cos थीटा। थीटा के बिना साइड वाली साइड क्या होगी, sin थीटा। ठीक है, यहां पर लिखेंगे a1 sin थीटा, a1 sin थीटा व a2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। अच्छा, अगर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो हमें ये दूरी को निकालना पड़ेगा। सर ये दूरी कैसे निकालना है, अब ये 2l है तो ये कितना होगा सर, l, तो ये भी कितना होगा, l होगा। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या दोस्त लगाएंगे, दोस्त मेरे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। चलिए देखते हैं, लगाते हैं फटाफट। यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास जो OP, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ। अच्छा, ये वाली साइड जो होगी वो बेसिकली कर्ण है। कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस में क्या होगा, लंब स्क्वायर। के इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्वायर रूट। क्योंकि हमारे पास स्क्वायर कहां पहुंच गया, उस तरफ, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। हमारे पास किसका आधार क्या है, l स्क्वायर, और लंब कितना है आपका, r स्क्वायर। ये दूरी आपकी कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। ये भी आपका क्या होगा, l स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। l स्क्वायर प्लस में क्या दोस्त होगा, r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर कितनी वैद्युत क्षेत्र है। तो अपने हम निकाल लेते हैं नेट वैद्युत क्षेत्र प्लस q, क्योंकि हमारे पास दूरियां भी समान हैं और हमारे पास कोई नेगेटिव साइन से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपली हम निकाल लेते हैं प्लस q व माइनस q आवेश द्वारा नेट वैद्युत क्षेत्र। हमारे पास क्या होगा, E नेट बराबर बेसिकली क्या हो जाएगा, E नेट बराबर जो होगा वो क्या होगा बताओ, A1 cos थीटा प्लस बेसिकली क्या होगा, A2 cos थीटा। A1 cos थीटा प्लस A2 cos थीटा होगा, क्योंकि हमारे पास दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम डायरेक्शन में है।
इन दोनों में कॉमन कॉमन हमें लिख रहा है cos थीटा, तो cos थीटा कहां से आ गया बाहर, अंदर क्या बचा e1 प्लस e2। अब मैं निकाल लेता हूं e1 कितना होगा, बताओ यहां से e1 कितना आएगा। सर e1 बराबर क्या है, e1 बराबर क्या होता है फॉर्मूला k q अपॉन r स्क्वायर। k q अपॉन क्या होता है r स्क्वायर, मैंने आपको लिखवाया था फॉर्मूला भी लिखवाया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद है ना, k q अपॉन r स्क्वायर। अब मुझे बताओ e1 क्या होगा, यहां लिख लेते हैं प्लस q कारण, प्लस q आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। बताइए क्या होगी, E1 बराबर बेसिकली क्या होगा K Q अपॉन में अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो तो E1 बराबर कितना आएगा आपका K Q अपॉन में L स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। इसी तरह E2 बराबर क्या होगा KQ बटे L स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। बताओ E1 E2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर दें फटाफट, तो cos थीटा इनटू में क्या होगा KQ अपॉन में L स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर प्लस KQ अपॉन में L स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। अब ये कितनी बार सर है, दो बार, तो दो बार लिख लो इसको। अच्छा cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, cos थीटा बराबर सर फॉर्मूला होता है, या लिख देता हूं cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार थीटा यहाँ पर आधार कितना होगा, ये होगा, कर्ण आपका क्या होगा, ये होगा। तो आधार बटे कर्ण के हिसाब से हमारे पास आधार कितना है L है, कर्ण कितना है अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है। L अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर है, और L अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है। यहां पर पुट करता हूं L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर इनटू में 2KQ अपॉन में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यहां पर मैंने कर लिया। अब Q इनटू 12, Q इनटू 12 बेसिकली क्या होता है आपको पता होगा सर, Q इनटू 12 तो बेसिकली होता है P के इक्वल, तो Q इनटू 12 बेसिकली क्या हो गया P, यानी कि हमारे पास ऊपर तो क्या हो गया KP, ऊपर दोस्त मेरे क्या हो गया KP, और नीचे दोस्त क्या होगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे होल ऑफ पावर, कुछ लिखने वाले हैं। देखो स्क्वायर रूट की पावर जो होती है कितनी बेसिकली होती है सर, स्क्वायर रूट की पावर तो हमें पता है 1/2 होती है, तो यहाँ पर पावर 1/2, यहाँ पर पावर 1, तो 1/2 प्लस 1 कितना होगा सर, 1/2 प्लस 1 जो होगा वो कितना होगा, 2 1 कम 2, 2 प्लस 1 कितना होगा दोस्त मेरे 3/2 होगा, तो इसकी पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, इसकी पावर कितना होगा 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे L जो होता है लेस देन क्या है R है, तो L स्क्वायर जो होगा नियर बाई 0 होगा। जो हमारे पास L स्क्वायर है वो नियरली इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, नियरली इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। लिख देता हूं L स्क्वायर नियरली बाई इक्वल टू 0 कर दो, तो जहां पर L स्क्वायर था वहां पर 0 हो गया, तो यहां पर R स्क्वायर की होल पावर 3/2, यानी कि E नेट बराबर क्या आएगा KQ अपॉन R स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो E नेट बराबर क्या आपका आ गया KQ अपॉन में R की पावर 3। यही इसका क्या है दोस्त मेरे आंसर है। बहुत ही आसान था, अगर आप इस वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपको कंप्लीट चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आई होप आप सब लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को, बिल्कुल आपको समझना ही पड़ेगा क्योंकि आपका पेपर आने वाला है, जल्दी ही पेपर आपका है, तो आप जल्दी से इन सभी चीजों का रिवीजन कर लीजिए और आपके एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेकर आइए, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट।
चलिए अब तो हम लोग देखते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण, हिंदी क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। भाई इसको डेरिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। जो बच्चा इसे छोड़कर गया उस बच्चे के नंबर तो पूरे पूरे कट ही जाएंगे। क्या हमने लिखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए फटाफट। चलिए करते हैं स्टार्ट। एक हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम इन लाइनों से दिखाते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ के ही चलिएगा मेरे दोस्त, अदरवाइज आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमारे पास क्या रखा हुआ है, एक हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया है। ये आपका क्या है, प्लस क्यू आवेश है, ये आपका क्या बेसिकली है, माइनस क्यू आवेश है। अब देखो यहाँ पर अगर किसी भी द्विध्रुव को, किसी भी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वहां पर क्या लगता है, वैद्युत बल लगता है। वैद्युत बल क्या लगेगा, इस आवेश को यहाँ खींचेगा तो F बराबर यहाँ लगता है Q इंटू E। क्या होता है, QE, यानी QE बल से इस आवेश को इस तरफ खींचेगा और इतना ही आवेश से प्लस Q आवेश को ऊपर की ओर खींचेगा। कहाँ खींचेगा, ऊपर की ओर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली Q इंटू ए। मान लो इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी बेसिकली है, 2L है, और ये हमारे पास बेसिकली थीटा एंगल पर क्या है, बेसिकली झुके हुए हैं। थीटा एंगल पर क्या है, झुके हुए हैं। तब हमें क्या निकालना है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला निकालना है। अच्छा देखो, बल आघूर्ण मतलब क्या होता है, बल आघूर्ण मतलब होता है किसी भी चीज को उसी की एक्सिस पर घुमाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। जैसे आपके पास दरवाजा है, तो दरवाजा जो होता है अपनी एक्सिस पर घूमता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलता है। मान लो आप कुर्सी पर बैठे, कभी आप कुर्सी पर यहाँ बैठ रहे हैं, कभी आप कुर्सी पर वहां बैठ रहे हैं, तो वहां पर आप क्या लगा रहे हैं, कुर्सी के ऊपर बल लगा रहे हैं। आई बात समझ में, ठीक है, सब मुझे तो आ गया है। ठीक है, देखो अब जो हमारे पास बल आघूर्ण बराबर होता है, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, ये होता है ये होता है बल गुणे लंबवत दूरी। बल गुणे बेसिकली क्या होता है, लंबवत दूरी। सर बल तो हमारे पास है, क्योंकि बल है, क्योंकि बल कोई एक बल ले लेंगे, केवल दोनों क्या होंगे, समान ही होंगे, क्योंकि आवेश क्या है, दोनों समान है। सर लंबवत दूरी सर 2L है कि ये दूरी लंबवत होगी, तो हमारे पास लंबवत दूरी बेसिकली क्या होगी, ये वाली होगी। क्या दोस्त क्लियर होगी, ये दूरी हमारे पास क्या होगी, लंबवत होगी। तो हमने यहां पर एक इसके क्या कर दिया, कंपोनेंट कर दिए, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी सर कितना होगा, सर थीटा होगा। ये आपकी प्रॉपर्टीज है सर, किसकी प्रॉपर्टीज है, समांतर रेखाओं की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब थीटा के साथ वाली साइड क्या होगी, थीटा के साथ वाली साइड क्या होगी सर, क्या होगी, थीटा के साथ अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा सर, थीटा होगी। थीटा के साथ वाली साइड क्या होगी, 2L cos थीटा। सर क्या होगी, 2L cos थीटा होगी। और थीटा के बिना वाली साइड क्या होगी सर, 2L sin थीटा।
तो लंबवत दूरी सर ये होगी कि ये होगी? सर लंबवत दूरी तो हमारे पास ये होगी, तो हम लोग क्या लेंगे 2l sin थीटा ले लेंगे। क्या लेंगे सर 2l sin थीटा। तो सर बल कितना है? बल सर है q into e है। लंबवत दूरी हमारे पास क्या है सर 2l sin थीटा है। अब बताओ q into 2l क्या होता है सर? q into 2l जो होता है वो होता है p के बराबर। तो हमारे पास e into p क्या हो गया? sin थीटा हो गया। इसको हम लिखते हैं pe sin थीटा। और बल आघूर्ण को लिखते हैं हम किससे हैं सर? टाउ से, यानी कि टॉर्क को इससे लिखते हैं टाउ से लिखते हैं। टाउ बराबर क्या हो गया? pe sin थीटा। ये बेसिकली आपका सिंपल फॉर्म होता है। अगर आप इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टाउ वेक्टर बराबर में p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। ये इसका कौन सा फॉर्म होगा? सदिश रूप हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर यहाँ पर हिंदी क्या लिखे? हिंदी क्या लिखोगे? एक समान वैद्युत क्षेत्र एक द्विध्रुव प्लस q और माइनस q रखा गया है जो थीटा एंगल पर झुका हुआ है, तब इस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? निकाल लेंगे बस। आपको हिंदी बहुत कम लिखनी, फिजिक्स का पेपर है ना कि हिंदी का पेपर भैया दोस्त मेरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहुंच जाते हैं गॉस थ्योरम के ऊपर। गॉस थ्योरम को प्रूव करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करें क्या? बिल्कुल स्टार्ट करते हैं सर। चलिए यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, या तो हम नेक्स्ट वीडियो में गॉस प्रमेय को पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो इसको अपलोड करने में दिक्कतें होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको दोनों वीडियो एक साथ ही यूट्यूब पर मिलने वाले हैं। चलिए मिलते हैं।